अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में अब तक क्या कुछ पढ़ लिया है। स्टूडेंट, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों ने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा कि सेल साइकिल क्या चीज़ है। सेल साइकिल एक ऐसा सीरीज ऑफ इवेंट है जिसके अंदर एक सेल से दूसरे सेल्स जो हैं वो बनते हैं। कैसे बनते हैं? सेल साइकिल जो कंसिस्ट होता है वो 2 मेजर फेजेस पे कंसिस्ट होता है, इंटरफेज पे और माइटोटिक फेज में। माइटोटिक फेज जो होती है उसके अंदर सेल की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और इंटरफेज में जो सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होनी होती हैं, जो भी काम होना होता है, उसकी प्रिपरेशन होती है। मीन्स के सेल अपने आप को तैयार करता है इंटरफेज में। देन हम लोगों को बताया गया कि इंटरफेज क्या है। इंटरफेज में सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो बहुत हाई होती है और वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। और इंटरफेज जो है वो आगे 3 फेजेस में डिवाइड हो जाती है: G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 को हम लोग फर्स्ट गैप कहते हैं, S फेज को हम लोग सिंथेसिस कहते हैं और G2 को हम लोग सेकंड गैप कहते हैं। हम लोग वन बाय वन इन सबको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था। अब हम इनको रिवाइज कर लेते हैं जस्ट। G1 फेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल में जो प्रोटीन की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है, ऑर्गेनेलिज जो है वो उनका साइज इंक्रीज हो जाता है और उनका नंबर भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ प्रोटीन। सेल में प्रोटीन की सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनेलिज। सेल की जो ऑर्गेनेलिज होंगी, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज काम कर रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी ऑपरेटिस है, ये सब जो है इनके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे एंड ग्रो इन साइज। और जो ऑर्गेनेलिज हैं उनका साइज भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। देन हम लोगों ने एस फेज के बारे में पढ़ा कि एस फेज क्या है। एस फेज में सेल जो है अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट कर देता है। ठीक है, मीन्स के कि जो उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं वो सेम उसी जेनेटिक मटेरियल के उसी टाइप के क्या है और क्रोमोसोम्स जो है बना देता है, वो उनको डुप्लीकेट कर देता है। G2 फेज में सेल के अंदर जो माइटोसिस के अंदर जो प्रोटीन हमें रिक्वायर होती है वो प्रोटीन जो है वो बन जाती है। मीन्स कि यहाँ पे देखें, सेल ने अभी सेल डिवाइड होना स्टार्ट नहीं हुआ ना, सेल एक सेल से 2 सेल बने हैं, लेकिन उससे पहले वाला सारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। जैसे ऑर्गेनेलिज बन गई हैं, प्रोटीन की प्रोडक्शन हो गई है, ऑर्गेनेलिज का साइज कंप्लीट हो चुका है, सेल की जो क्रोमोसोम्स है वो डुप्लीकेट हो चुके हैं, माइटोसिस के लिए जो जो प्रोटीन चाहिए हमें वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इंटरफेज में क्या है, सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। देन हम लोगों ने कैरियोकाइनेसिस के बारे में पढ़ा। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस एंड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। तो जो डिवीजन की न्यूक्लियस होगी उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहेंगे, और जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी तो उसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहेंगे। कैरियोकाइनेसिस के आगे कुछ फेजेस भी हैं, हम लोग उनके बारे में भी पढ़ते हैं। कैरियोकाइनेसिस के आगे जो फेजेस हैं वो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसके अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है या क्रोमोसोम्स है उसकी डिवीजन होती है, क्रोमोसोम्स की डिवीजन होती है, और ये पूरा प्रोसेस जो है कैरियोकाइनेसिस का कंप्लीट होता है। देन हम लोगों ने माइटोसिस के एरर्स के बारे में पढ़ा कि अगर माइटोसिस में कुछ एरर्स आ जाते हैं तो उसका क्या नुकसान हो सकता है हमारी बॉडी को। तो अगर माइटोसिस में एरर आ जाए तो उसका नुकसान ये होता है कि हमारी बॉडी में कैंसर आ जाता है। कैंसर अगर एक ही जगह पे रहे, मीन्स कि वो स्प्रेड ना हो, तो उसको हम लोग बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं। लेकिन अगर वो जो कैंसर है, कैंसर के सेल जो हैं वो स्प्रेड हो जाए हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स में या हमारी बॉडी के जो अदर्स टिश्यू हैं उनको नुकसान पहुंचाएं, तो वो जो ट्यूमर होगा उसको हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर कहेंगे। और इस पूरे प्रोसीजर को, मैलिग्नेंट ट्यूमर का जो प्रोसीजर है जिसके अंदर एक डिजीज जो है वो स्प्रेड होती है, उसको हम लोग मेटास्टेसिस भी कहते हैं।
सो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस बेसिकली है क्या? ये एक फिनोमिना है सेल डेथ का। ठीक है, अब हम लोग इसको वन बाय वन जो है वो आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि सेल की डेथ किस तरह होती है और किस किन वजूहात की बिना पे होती है। Apoptosis is one of the main types of programmed cell death. During apoptosis, cell shrinks and become rounded due to the breakdown of cytoskeleton by enzymes. Apoptosis जो है वो प्रोग्राम सेल डेथ की एक मेन टाइप है हमारे पास। और apoptosis में क्या होता है कि सेल जो है हमारे पास श्रिंक हो जाता है। श्रिंक मतलब किसी चीज़ का सिकुड़ जाना, उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। सेल श्रिंक हो जाता है एंड बिकम राउंडेड, और क्या हो जाता है? राउंडेड हो जाता है। क्यों राउंडेड होता है? ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ साइटोस्केलेटन बाय एंजाइम्स, क्योंकि सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन है वो उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, वो टूट जाता है। और वो टूटता किन वजह से है? एंजाइम्स की वजह से। सेल के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनकी मदद से साइटोस्केलेटन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके ब्रेक डाउन होने की वजह से सेल जो है वो राउंडेड हो जाता है और श्रिंक हो जाता है। इट्स क्रोमैटिन अंडरगोज कंडेंसेशन, और जो सेल के अंदर क्रोमैटिन्स होते हैं वो कहाँ पे चल जाते हैं? कंडेंसेशन में हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। एंड न्यूक्लियर इनवेल्प ब्रेक, और जो न्यूक्लियर इनवेल्प है, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक इनवेल्प होता है उसको न्यूक्लियर इनवेल्प बोलते हैं, वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब तक एपोप्टोसिस में क्या हुआ है कि एपोप्टोसिस जो है वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ की एक मेन टाइप है, जिसके अंदर सेल श्रिंक हो जाता है, राउंडेड हो जाता है ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन बाय एंजाइम्स। एंजाइम्स की वजह से जो साइटोस्केलेटन ब्रेकडाउन होता है उसकी वजह से सेल श्रिंक और राउंड हो जाता है। और जो सेल के अंदर क्रोमैटिन होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और न्यूक्लियर इनवेल्प जो है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। इन दिस वे न्यूक्लियस स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ सेवरल डिस्क्रीट क्रोमैटिन बॉडी। जैसे ही न्यूक्लियर इनवेल्प ब्रेक हो जाएगा तो न्यूक्लियस जो है वो क्रोमैटिन बॉडी में क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन्स मेक इरेगुलर बर्ड्स, सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो क्या करेगी? इरेगुलर बर्ड्स बना देगी, नॉन एज ब्लेब्स, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्लेब्स है ये। ब्लेब्स ब्रेक off from the cell and now are called apoptotic bodies. ब्लेब्स जो हैं वो सेल को तोड़ के बाहर निकल आएंगे, जिनको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास एपोप्टोटिक बॉडीज हैं, विच आर देन फैगोसाइटोसिस बाय अदर सेल, जो कि फिर फैगोसाइटोसिस के थ्रू अदर सेल जो है उनका एक प्रोसेस होता है। फैगोसाइटोसिस मीन, सो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि फैगोसाइटोसिस है क्या। फैगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच अ सेल uses its plasma membrane to engulf a large particles, giving rise to an internal compartment called the phagosome. फैगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू लार्ज पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया कि एपोप्टोसिस कैन अकर। एपोप्टोसिस होती कब है? एपोप्टोसिस कैन अकर व्हेन अ सेल इज डैमेज, जब एक सेल जो है वो डैमेज्ड हो जाए और अंडरगो स्ट्रेस कंडीशन, और जो स्ट्रेस कंडीशंस में चला जाए, मींस कि उसकी वर्किंग जो है वो ठीक ना हो रही हो। एपोप्टोसिस रिमूव द डैमेज सेल, एपोप्टोसिस से हमारे क्या है, जो डैमेज सेल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं ताकि वो हमारे जो दूसरे सेल्स हैं उनको डैमेज ना कर सकें। प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग फर्दर न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो हमारी बॉडी से फर्दर न्यूट्रिएंट्स को ना अब्जॉर्ब करें, हमारी बॉडी को ना नुकसान पहुंचाएं। और टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस, और ताकि और हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शंस हैं उनको स्प्रेड ना किया जा सके। यहाँ पे एपोप्टोसिस के हमें यूजेज बताए गए हैं कि एपोप्टोसिस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी से डैमेज सेल को रिमूव कर देती है, हमारी बॉडी से जो एपोप्टोसिस के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वेस्ट हो रहे होते हैं उनको वेस्ट होने से बचाती है, और हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो रहा होता है उनको भी स्प्रेड होने से बचाती है। अपोप्टोसिस आल्सो गिव्स एडवांटेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट, अपोप्टोसिस के थ्रू हमें क्या है, डेवलपमेंट में भी हेल्प होती है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कि जब हमारी फिंगर्स बन रही होती हैं, द सेल्स बिटवीन देम अंडरगो अपोप्टोसिस एंड द डिजिट स्प्रेड, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल्स जो हैं वो अंडरगो अपोप्टोसिस में जाते हैं और हमारे जो डिजिट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि आप अगर अपनी फिंगर को बेंड करें तो वो हो जाती है, वो क्यों होती है? क्योंकि उनके जो सेल्स हैं वो सेंटर में से कहाँ गए हुए हैं, अपोप्टोसिस उनके दरमियान हुई हुई है, सेल्स की डेथ हुई हुई है, तो वो क्या होते हैं, डिजिट्स जो हैं हमारे सेपरेट सेपरेट हैं और हमारे जो फिंगर्स हैं वो बेंड हो सकती हैं।
सो स्टूडेंट, अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने एपोप्टोसिस में अब तक क्या पढ़ा है। एपोप्टोसिस जो है बेसिकली प्रोग्राम सेल डेथ है, जिसके अंदर सेल श्रिंक हो जाता है, राउंडेड हो जाता है, और सेल का जो साइटोस्केलेटन है वो है ब्रेक हो जाता है एंजाइम्स की मदद से। और जो सेल के अंदर क्रोमेटिन होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, न्यूक्लियर इनवेल्व ब्रेक हो जाता है, और जो न्यूक्लियस जो है वो स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, स्प्रेड हो जाएगा। जब न्यूक्लियस स्प्रेड हो जाएगा तो इरेगुलर बर्ड्स बनाएगा, जिसको हम लोग ब्लेब्स कहते हैं। ब्लेब्स जो है वो सेल से बाहर निकल आएंगे और एपोप्टोटिक बॉडीज बना देंगे, जो कि फैगोसाइटोसिस के थ्रू रिमूव हो जाएंगी। एपोप्टोसिस कैन अकर वन सेल इज डैमेज। एपोप्टोसिस होती कब है? जब एक हमारा सेल कोई डैमेज हो जाता है या स्ट्रेस कंडीशन में होता है, अपना जो वर्क है वो प्रॉपरली नहीं कर रहा होता। एपोप्टोसिस रिमूव्स द डैमेज सेल। एपोप्टोसिस जो है वो डैमेज सेल को रिमूव करता है, फर्दर न्यूट्रिएंट्स को लेने से रोकता है, इन्फेक्शंस को स्प्रेड होने से बचाता है। एपोप्टोसिस आल्सो गिव एडवांटेजेस। एपोप्टोसिस के कुछ एडवांटेजेस भी हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स द सेल्स बिटवीन देम अंडरगो एपोप्टोसिस एंड द डिजिट्स सेपरेट। सो स्टूडेंट, एपोप्टोसिस का हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। हम लास्ट में इस पैराग्राफ में जितने भी क्वेश्चंस बन रहे होंगे हम उनको बनाएंगे, ताकि आप उनको आसानी के साथ लर्न कर सकें। सो स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्रोसिस। अब से हम लोगों ने एपोप्टोसिस के बारे में पढ़ा था, अब हम नेक्रोसिस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्रोसिस इज द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल्स एंड लिविंग टिश्यू। नेक्रोसिस जो है हमारे पास एक्सीडेंटल डेथ है सेल्स की और लिविंग टिश्यूज की, जो कि किसी हादसे की वजह से या हमारी बॉडी में मेल फंक्शनिंग की वजह से अगर होती है। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने एपोप्टोसिस में पढ़ा था कि एपोप्टोसिस जो है हमारे पास प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, मीन्स कि हमारी बॉडी का एक वो फंक्शन है। लेकिन नेक्रोसिस जो है वो एक्सीडेंटल डेथ है सेल्स की और लिविंग टिश्यूज की। नेक्रोसिस इज लेस सिक्वेंशियल। नेक्रोसिस जो है वो लेस सिक्वेंशियल है देन एपोप्टोसिस, मींस के एपोप्टोसिस जो है एक उसका एक पूरी तरतीब होती है होने की, लेकिन नेक्रोसिस का ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता। देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, किन वजूहात की बिना पे ये होती है। इट कैन बी हैपन ड्यूरिंग इंक्लूडिंग इंजरी। ये इंजरी के दौरान हो सकती है, अगर कहीं पे हमें कोई चोट लगे या हमारी बॉडी इंजर्ड हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए हमारी बॉडी में, उस वजह से भी नेक्रोसिस का प्रोसेस हो सकता है। एंड देन कैंसर। और अगर हमारी बॉडी में कैंसर हो जाए, मीन्स के हमारी बॉडी में सेल्स जो है बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाए, कैंसर हो जाए, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाए, तब भी हमारी बॉडी में नेक्रोसिस जो है वो हो सकती है। नेक्रोसिस में अकर व्हेन अ सेल इज गिवन हाइपोक्सिक। नेक्रोसिस कब हो सकती है? विद लेस ऑक्सीजन। जब हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही, उनको ऑक्सीजन कम मिल रही है, लेस ऑक्सीजन है उनके पास इन्वायरमेंट से, तो वो क्या होगा, तब भी उनके अंदर नेक्रोसिस हो सकती है, मीन्स के जो सेल हैं उनकी डेथ हो सकती है। ड्यूरिंग नेक्रोसिस देयर इज अ रिलीज ऑफ स्पेशल एंजाइम्स फ्रॉम लाइसोसोम। नेक्रोसिस के दौरान क्या होता है, लाइजोसोम्स में से एक स्पेशल जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज होते हैं। लाइजोसोमल एंजाइम्स ब्रेक सेलुलर कंपोनेंट। लाइजोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स को, एंड में आल्सो बी रिलीज्ड आउटसाइड। और आउटसाइड जो है ये रिलीज भी हो सकते हैं सेल टू द ब्रेक सराउंडिंग सेल्स। और ये आउटसाइड रिलीज होकर जो सराउंडिंग सेल्स हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। सेल्स दैट डाई बाय नेक्रोसिस में आल्सो रिलीज हार्मफुल केमिकल्स दैट डैमेज अदर सेल्स। जो सेल्स नेक्रोसिस के थ्रू डेथ होती हैं उनकी वो क्या कर सकते हैं, वो हार्मफुल केमिकल्स को रिलीज कर देते हैं, और जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो जो अदर सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं उनको भी डैमेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्रोसिस में अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है हम लोग देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्रोसिस जो है वो एक्सीडेंटल डेथ है सेल्स की और टिश्यूज की। नेक्रोसिस जो है वो लेस सिक्वेंशियल होते हैं एपोप्टोसिस से। नेक्रोसिस जो है वो किस वजह से होते हैं, इंजरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से और कैंसर की वजह से। नेक्रोसिस जो है वो तब भी हो सकती है जबकि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन कम हो जाए। और ड्यूरिंग नेक्रोसिस के दौरान हमारी बॉडी में से लाइजोसोम्स के थ्रू स्पेशल एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, और जो स्पेशल एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो क्या कर देते हैं, हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स को ब्रेक कर देते हैं और आउटसाइड रिलीज हो जाते हैं। और आउटसाइड रिलीज होने के बाद वो क्या करते हैं कि जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं उनको भी ब्रेक कर देते हैं। सेल्स दैट डाई बाय नेक्रोसिस में आल्सो रिलीज हार्मफुल केमिकल्स। जो सेल्स नेक्रोसिस की वजह से डाई होते हैं या डेथ होती है उनकी वो हार्मफुल केमिकल्स भी रिलीज कर सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी के जो अदर सेल्स हैं उनको भी डैमेज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दी गई है कि स्पाइडर बाइट्स आल्सो कॉज नेक्रोसिस इन सम एरियाज। सम एरियाज में जब स्पाइडर जो है वो अगर ह्यूमंस को या किसी को
ऑर्गेनिज्म को काटती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में नेक्रोसिस जो है वो स्टार्ट हो सकती है, मीन्स के जो सेल्स की एक्सीडेंटल डेथ है वो स्टार्ट हो सकती है। नेक्रोसिस में भी ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर केयर टू अ वाउंड साइट। नेक्रोसिस तब भी हो सकती है कि अगर हमारी बॉडी पे कोई जख्म है और हम उसकी प्रॉपर केयर ना करें, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए और उसकी वजह से नेक्रोसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 जो है हमारे पास सेल साइकिल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स। सो दिस इज द चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स। The life of living organism is a reflection of what is going on in their bodies. Metabolism is a set of biochemical reactions that occur in living organisms in order to maintain लाइफ। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ है वो क्या है, वो एक रिफ्लेक्शन है। किस चीज़ का रिफ्लेक्शन है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। अगर हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म ठीक हो रहा है, हमारी बॉडी के फंक्शंस जो है वो ठीक काम कर रहे हैं, तो हमारी जो अपीयरेंस है वो भी उसी के अकॉर्डिंग नजर आएगी। लेकिन अगर हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, तो हमारी बॉडी की जो अपीयरेंस है वो भी ठीक नजर नहीं आएगी। यहाँ पे हम लोगों को डिफाइन बताई गई है मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या है, एक सेट है बायोकेमिकल रिएक्शंस का डेट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं या पाए जाते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, बरकरार करने के लिए। दिस प्रोसेसेस अलाउ ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो एंड प्रोड्यूस। ये जो प्रोसेस है ये ऑर्गेनिजम्स को अलाउ करते हैं, क्या अलाउ करते हैं कि वो ग्रो कर सकें और रिप्रोड्यूस कर सकें, मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, और अपने जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन कर सकें, एंड रिस्पॉन्ड कर सकें टू देयर इन्वायरमेंट, अपने माहौल के मुताबिक। सो स्टूडेंट, मेटाबॉलिज्म क्या है, एक ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन है जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हेल्प करता है और हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए और हमारी बॉडी को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार करता है। द नेक्स्ट वन इज एनाबोलिज्म। Anabolism includes the biochemical reactions in which larger molecules are synthesized। इसके अंदर क्या होता है, larger molecules जो है वो synthesized होते हैं, बनते हैं। While catabolism includes, catabolism में क्या होता है, include the biochemical reaction in which larger molecules are broken down। जिसके अंदर larger molecules जो है वो broke down हो जाते हैं, टूट जाते हैं। Anabolism में larger broke down जो है उनकी synthesis होती है, वो बनते हैं, और जबकि catabolism जो है उसके अंदर जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, वो टूट जाते हैं। यूजुअली एनर्जी इज रिलीज इन कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि जैसे ही जो हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं तो एटीपी रिलीज होती है, और एटीपी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। तो जैसे ही हमारे पास कैटाबोलिज्म में क्योंकि लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है तो वहाँ पे क्या होती है, एनर्जी की रिलीज होती है। कैटाबोलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है एंड इट इज यूटिलाइज इन एनाबोलिज्म। और एनाबोलिज्म में वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है क्योंकि वहाँ पे लार्जर मॉलिक्यूल्स की क्या होनी होती है, सिंथेसिस होनी होती है, वहाँ पे लार्जर मॉलिक्यूल्स ने बनना होता है। इन दिस वे द बायोकेमिकल रिएक्शंस आर एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर। अगर हम लोग इस लिहाज से देखें तो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो एक्चुअली में क्या है, एनर्जी ट्रांसफर है। एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती रहती है कैटाबोलिज्म से एनाबोलिज्म में और एनाबोलिज्म से कैटाबोलिज्म में। ड्यूरिंग मेटाबोलिज्म केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म। मेटाबोलिज्म में क्या है, केमिकल ट्रांसफॉर्म होते हैं, बनते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर बाय एंजाइम्स, जो कि एंजाइम्स के थ्रू बनते हैं। एंजाइम्स के अब हम लोग डिफाइन पढ़ते हैं कि एंजाइम हमारे पास क्या है। एंजाइम्स आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म। क्रूशियल मीन अहम होना, किसी चीज़ का इंपॉर्टेंट होना। एंजाइम जो है वो मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, अहम है, बिकॉज दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट, जो कि बायोकैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। अब बायोकैटलिस्ट क्या करते हैं, बायोकैटलिस्ट स्पीड अप एंड रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक पाथवेज। जो बायोकैटलिस्ट होते हैं वो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको स्पीड अप कर देते हैं और रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज को। स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा है, हम लोग एक दफ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में जो हम लोगों ने पढ़ा है उनको हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टर्म्स हैं उनको हमने हाईलाइट कर दिया। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिफ्लेक्शन है किसका,
कि उनकी बॉडीज़ के अंदर क्या कुछ चल रहा है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी को, हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उसको मेंटेन करता है। दिस प्रोसेस इज अलाउज, इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करते हैं और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। एनाबोलिज्म में क्या होता है कि हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल्स की सिंथेसाइज्ड होते हैं, और कैटाबोलिज्म में क्या होता है कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, मीन्स के वो ब्रेक हो जाते हैं। एनर्जी जो है वो कैटाबोलिज्म में रिलीज होती है और एनाबोलिज्म में क्या हो जाती है, यूटिलाइज होती है। बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो एक्चुअली क्या है, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। ड्यूरिंग मेटाबोलिज्म केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड, मेटाबोलिज्म के दौरान केमिकल्स जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर बाय एंजाइम्स, एंजाइम्स के थ्रू एक वे से दूसरे वे में चेंज होते रहते हैं। देन हम लोगों ने एंजाइम्स की डिफाइन पढ़ी। एंजाइम्स आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म बिकॉज दे एक्ट एज बायोकैटालिस्ट एंड स्पीड अप एंड रेगुलेट मेटाबॉलिक पाथवेज। देन यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है मेटाबॉलिज्म के बारे में। द टर्म मेटाबॉलिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग चेंज। जो मेटाबॉलिज्म है वो लफ्ज ग्रीक वर्ड से निकला है, ठीक है, और जिसका मतलब क्या है, चेंज, ठीक है। ग्रीक वर्ड मीन के यूनानी जुबान से निकले हैं जिसका मतलब है चेंज हो जाना, तब्दील हो जाना। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय इब्न नफीस। तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो इब्न नफीस ने दिया था। हु स्टेटेड दैट द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स आर ऑलवेज अंडरगोइंग चेंज। उसने कहा था कि बॉडी, हमारी बॉडी और उसके जो पार्ट्स हैं वो हमेशा क्या है, उनके अंदर चेंजेस होती रहती है, मीन्स कि उनके अंदर मेटाबॉलिज्म का फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता रहता है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने आज जो जो टर्म्स पढ़ी हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो किस टाइप के बन सकते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस पे नोट लिखें। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर आप एपोप्टोसिस की डिफाइन लिखेंगे, उसका सारा प्रोसीजर बताएंगे, ब्लेब्स के बारे में बताएंगे, बॉडीज के बारे में बताएंगे और उसके एडवांटेजेस भी बताएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ब्लेब्स फॉर्म, ब्लेब्स कैसे फॉर्म होते हैं। न्यूक्लियस स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ सेवरल डिस्क्रीट chromatin bodies, cell membrane make irregular bursts known as blebs। ये यहाँ पे blebs की यहाँ तक की डिफाइन है, आप लोगों ने इसको लर्न करना है। The next one is the write the advantages of apoptosis। apoptosis के क्या advantages हैं। तो apoptosis से क्या होता है कि हमारे डैमेज सेल रिमूव होते हैं, हमारे फर्दर न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने से मना करता है, मतलब वो रिमूव न्यूट्रिएंट्स जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होते, और इन्फेक्शन को है उसको स्प्रेड करने से रोकता है। देन हमारे पास apoptosis जो है वो डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। एंड द नेक्स्ट वन इज नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट इन नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के बारे में आप लोग नोट लिखें। तो आप इसके अंदर ये जो पूरा पैराग्राफ हम लोग को बताया गया है ये आप लोग लिखेंगे कि नेक्रोसिस जो है एक्सीडेंटल डेथ है सेल्स की और लिविंग टिश्यूज की। ये लेस सिक्वेंशियल होते हैं। उसके कॉजेज लिखेंगे। कॉजेज लिखने के बाद आप लोग बताएंगे कि वो लाइजोसोम्स के थ्रू किस तरह उनकी ब्रेक डाउन होती है। देन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइजोसोम इन नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में लाइजोसोम का क्या फंक्शन है। तो लाइजोसोम एंजाइम जो है ब्रेक करते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स को एंड में आल्सो बी रिलीज्ड आउटसाइड सेल टू ब्रेक सराउंडिंग सेल्स। यहाँ तक जो है इसका आंसर आएगा। सो स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो है डिफाइन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की डिफाइन करें। मेटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट occur in living organisms in order to maintain life. These processes allow organisms to grow and reproduce, maintain their structure and respond to their environment। यहाँ तक जो है इसका आंसर आएगा हमारे पास। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म में जो क्या डिफरेंस है उसको फाइंड करें। तो एनाबोलिज्म इंक्लूड द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड। एनाबोलिज्म में क्या होता है, लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज होते हैं, व्हाइल कैटाबोलिज्म इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। और कैटाबोलिज्म में क्या होता है, हमारे पास जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, मीन्स के वो टूट जाते हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें से कोई भी मुश्किल हो या आपने कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।